आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेगा स्पोरोजेनेसिस का रहेगा और किस तरह ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है और किस तरह हमारे इन्हीं मेगा स्पोर से हमें फीमेल गैमेटोफाइट मिलती है। तो हम बात करते हैं कि सेम लाइक एज मेल वाले प्रोपोर्शन में जब हमने बात की थी कि एमएमसी के अंदर म्यूसिस होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो यहाँ पर भी एक एमएमसी से म्यूसिस होने पर 4 मेगा स्पोर्स बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे। तो ये डिफाइन तो बिल्कुल सेम ही है, बस नाम का ही फर्क है और नाम भी बस इस बात के लिए फ़र्क है ताकि आपको पता चल जाए कि हम मेल की या फीमेल की बात कर रहे हैं। अब हमें ये सीखना है कि यहाँ पर ये जो एमएमसी बन रही है कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है। तो प्लीज़ कंपेयर करो। कंपेयर किससे करो कि भाई स्टार्टिंग में जब मैंने आपको एंथर का स्ट्रक्चर दिखाया था, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिखाया था, कुछ ये चीज़ें दिखाई थी आप लोगों को, कैन यू सी। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमने मेल के लिए पढ़ी थी। अब आपको इसी को अपने माइंड में रख कर फीमेल के लिए सोचना है कि भाई फीमेल में भी तो कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ होगा जिससे आगे चलकर हमारे मेगा स्पोर बनेंगे। तो यहाँ पर भी ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर हमने लास्ट जो क्लास में बात की थी कि जो ओव्यूल का जो सेंटर में जो स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन न्यूसिलस कहते हैं, उस न्यूसिलस की अगर अपन बात करें तो ये न्यूसिलस ये है, बीजांड का है। स्टार्टिंग में हम बात करें तो न्यूसिलस बिल्कुल एंथर की तरह है, जैसे अनडिफ्रेंशिएटेड है, होमोजीनस है, मेरिस्मेटिक नेचर का है, मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह है, सेल्स का ऐसा ग्रुप है जो अविभेदित है, सेम सब जने डिवीजन ही कर रही है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रही है। और आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेम लाइक एज जब हमने फीमेल की बात की थी तो वहाँ पर भी हमने कहा था कि एंथर के आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बताना है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जस्ट आउटर मोस्ट कवर है और उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है अभी किस नेचर की है, मेरिस्मेटिक नेचर की है, मतलब अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह है। इसी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमने बात की थी ग्रुप ऑफ एक लेयर है, उस सेल्स की लेयर को हमने एक नाम दे दिया कि वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है तो हाइपोडर्मिस है। इसी हाइपोडर्मिस में से कोई एक सेल साइज में इनलार्ज हो जाती है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। सेम वैसी ही बातें हो रही हैं जैसी हमने मेल के अंदर करी थी, वहां पर भी हमने यही कहा था कि हाइपोडर्मिस की एक सेल इनलार्ज हो जाती है जिसे अपन आर्किस्पोरियल कहते हैं। अब आप खुद रिमेंबर करें इस बात को कि आर्किस्पोरियल में आगे चलकर क्या होगा, पेरिकिनिलल डिवीजन होगा, सेम लाइक एज मेल। जैसे ये परिणत विभाजन होगा, पेरिकिनिलल डिवीजन होगा तो दो सेल्स बनेगी। तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ सेल बन रही, अंदर की तरफ नाम भी वही रखने हैं, बाहर वाली को प्राइमरी पैराइटल कोशिका या भित्ति कोशिका और अंदर वाली को अपन बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल, बीजाणुजन कोशिका। अब प्राइमरी पैराइटल सेल तो आगे चलकर वॉल बना लेगी, जैसे हमने वहाँ पर एंथर के लिए वॉल पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे इतनी सारी वॉल नहीं बनती, यहाँ पर नॉर्मली वॉल बनती रहती हैं। और लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल है आगे चलकर कैसे किस तरह के फंक्शन करेगी, एमएमसी। लेकिन यहाँ पर जो एमएमसी होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब यही मात्र कोशिका क्या करेगी, मियोसिस करेगी। तो भाई कर रही है, मियोसिस कर रही है, तो एक मियोसिस करने, अब देखो यहाँ पर मैंने ये बता रखी है पेराइटल सेल है जो आगे चलकर वॉल का फॉर्मेशन करती है, और ये जो स्पोरोजेनेसिस जो सेल है जो एमएमसी की तरह बिहेव करेगी वो फिर मियोसिस करेगी, और मियोसिस कर क्या बनाएगी, एक मियोसिस कर क्या बनाएगी, 4 स्पोर्स बनाएगी। लेकिन इस स्पोर्स का यहाँ पर क्या नाम होगा, मेगा स्पोर, गुरु बीजाणु। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट क्या है, याद हो तो आप लोगों को जब हमने मेल की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि चारों माइक्रोस्पोर्स आपस में टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं जब तक कि क्या ना बन जाए, पोलन ग्रेन्स। कहने का मतलब है कि चारों के चारों इन फ्यूचर इंडिविजुअली एज ए पोलन ग्रेन फंक्शन करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर इन चारों मेगा स्पोर्स आगे चलकर क्या लगता है, क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। नहीं, यहाँ पर पहली बात, चारों के चारों मेगा स्पोर्स बचते ही नहीं है, इसमें से सिर्फ एक ही बच पाता है, मतलब रिमेन रह पाता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, ये इसलिए होता है जब हम अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, oogenesis के प्रोसेस की बात करेंगे, तो हमारे अंदर भी यही होता है। हमारे अंदर भी मदर सेल होती है जो म्यूसिस कर 4 हमारे गैमेट्स बनाती है। मेल के अंदर तो 4 गैमेट्स बनते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर एक ही एक सेल बनती है, बाकी पॉलर बॉडीज बनती है जो हेल्पर होती है, न्यूट्रिशन का काम करती है, सेम लाइक एज। अब भाई एग की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो उसके पास साइज उसका बड़ा होना चाहिए, उसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उसे फर्टिलाइजेशन करना है,
इन फ्यूचर उसे किसी जाइगोट को डेवलप करना है। तो यहाँ पर हम सबको इक्वल न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, हम सबको इक्वली साइज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पर एक मेगास्पोर बच जाता है, बाकी 3 एज ए हेल्पर, एज ए न्यूट्रिशन के बेस पर डीजनरेट हो जाते हैं, हेल्प करते करते ख़त्म हो जाते हैं। एट द एंड एक ही साइज में बड़ा हमें मेगास्पोर मिलता है जो एक्टिव होता है, बाकी तीनों डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये तीनों जो डीजनरेट होते हैं वो अपन बात करें तो यहाँ पर हम कहते हैं कि माइक्रोपाइल की साइड वाले जो मेगास्पोर्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और जो एक बचता है ना वो चैलेजा वाली एंड वाला बच जाता है। तीनों डीजनरेट हो जाते हैं और जो एक ही बचता है मेगास्पोर, यही आगे चलकर कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद। प्लीज जल्दी से कंपेयर करो, याद करो, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बने थे और हमने पोलन ग्रेन के लिए ही दूसरा नाम क्या रखा था, मेल गैमेटोफाइट रखा था ना। तो यहाँ पर क्यों ना रखें हम फीमेल गैमेटोफाइट नाम, क्योंकि यहाँ पर भी तो मेगास्पोर ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही बचता है एट दी एंड और वहाँ पर चारों के चारों बचते हैं। यही रीज़न है कि हमारे अंदर नंबर ऑफ एग सेल्स, चाहे वो प्लांट की बात करो चाहे किसी ऑर्गेनिज्म की बात करो, नंबर ऑफ एग सेल्स कम होती है एज कंपेयर टू मेल गैमेट्स। तो और दूसरा रीज़न, क्योंकि उससे हमें ये पता होना चाहिए कि एग का साइज मेल गैमेट के कंपेयर में बड़ा होता है। वो क्यों होता है वो रीज़न हमें भी आपको पता चल गया होगा। तो ये पूरी कहानी हमने सीखी कि किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह हम ये कह सकते हैं ओव्यूल के डेवलपमेंट में, मतलब मेगास्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में कैसे मेगास्पोर बनते हैं और यही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। या फिर मैं इसका भी एक और नाम देना चाहूँगी, इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, मतलब भ्रूणकोश। अब ये भ्रूणकोश क्या है तो याद करते हैं और थोड़ा सा हम इसको अब डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो एक्टिव एक मेगास्पोर बचा था जिसे अपन फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे थे, उसी का दूसरा नाम होता है एम्ब्रियोसैक, भ्रूणकोश। तो याद करें, जब मैंने आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात बताई थी तो मैंने उस टाइम आपको कहा था कि हम ये सीखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर ये एम्ब्रियोसैक कहाँ से आया। तो यहाँ समझ आ गया कि भाई एमएमसी, इसी मतलब न्यूक्लियस की ही सेल्स में से कोई एक एमएमसी की तरह, या अपन कह सकते हैं एमएमसी की तरह काम करने वाली सेल्स मियोसिस कर मेगास्पोर बनाया, और उसी मेगास्पोर में जो एक मेगास्पोर बच गया वो साइज में बड़ा हो गया, एक्टिव हो गया, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोसैक। लेकिन आप कहोगे मैम अभी तक तो एग नहीं बना। अरे भाई वेट करो, एग इतनी जल्दी नहीं बनेगा। अब क्या होता है ना, इस एम्ब्रियोसैक में स्टार्ट होता है एग सेल के फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब कैसे, ये ध्यान में रखना, ये चीज़ मैंने आपके साथ कई बार आपको बोली है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा और आप किसी सेल के अंदर मियोसिस करवा रहे हो, तो मियोसिस करवाने के बाद और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, बनने वाली सारी सेल्स कैसी कंडीशन में रहेगी, एन कंडीशन में रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी, अगुणित अवस्था में रहेगी। तो कहीं पर भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। एमएमसी के बाद जो भी हम अभी तक नाम पढ़ रहे हैं, एमएमसी के बाद हमने क्या पढ़ा, मेगास्पोर, इट्स मीन एन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट एन होगा, एम्ब्रियोसैक एन होगा। एन क्यों होगा, क्योंकि मियोसिस के बाद बनने वाली सेल्स है, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं कर दो ना, तब तक जब जो सेल्स की मैं बात करूंगी उसे अनडाउटली आपको क्या मान के चलना है, एन हैप्लॉइड सेल मान के चलना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब एम्ब्रियोसैक के अंदर एग सेल कैसे बनती है। स्टार्टिंग में देखो ये हमारा वो एक्टिव मेगास्पोर है, ओके, एक सेल है, यूनिसेलुलर है, एक ही न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर स्टार्ट होता है पहला माइटोसिस डिवीजन। अब माइटोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होना और उसके बाद सेल का डिवीजन होना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड करेंगे। तो पहले एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन हो तो कितने न्यूक्लियस बन गए, 2। फिर वापस माइटोसिस होगा, मतलब फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होगा, तो 2 से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4। अब वापस माइटोसिस होगा, तीसरा जब माइटोसिस होगा तो 4 से कितने बन जाएंगे, 8। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक बार ये आपको मान के चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो पहले हम क्या बात करते हैं कि भाई एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन कैसे करना है या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। स्टार्टिंग में एक ही न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है, 3 बार माइटोसिस डिवीजन होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि माइटोसिस डिवीजन होने के बाद आपको नंबर ऑफ सेल्स, अगर अपन बात करें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स, 4 नहीं, ऐसे नहीं मिलती। एक ही सेल के अंदर छोटी छोटी सेल्स बनती है। कैसे कि पहले तो अपने न्यूक्लियस डिवीजन कर दिया, जैसे ही 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जैसे ही 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो 3 न्यूक्लियस एक एंड की तरफ, 3 न्यूक्लियस एक एंड की तरफ और 2 जो न्यूक्लियस बनते हैं वो सेंटर की तरफ आ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर चारों ओर वॉल बनाकर एज ए सेल कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक सेल हो गई, ये 2 सेल हो गई, ये 3 सेल हो गई, ये 4 सेल हो गई, ये 5 सेल हो गई, ये 6 सेल हो गई और ये भी हमारी। अब इसमें क्या होता है, ये सेल तो एक ही होती है और उसी एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं जो अभी तक फ्यूज्ड नहीं हुए, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग बनाया है। तो वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यूक्लियस का डिवीज़न होने के बाद साइटोकाइनेसिस होती है और इस वजह से एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेल्स बन जाती हैं। 7 सेल्स बन जाती, 3, 3 और 1, तो यहाँ पर 7 सेल्स बनती हैं। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब तक ये फ्यूज नहीं हो रहे ना तब तक इन्हें हम इंडिविजुअली मानेंगे। ये फ्यूज नहीं हुए तो डाइक्रोनिक कंडीशन में, मतलब N+N वाली कंडीशन में, ये अभी तक फ्यूज नहीं हुए, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो यहाँ पर अब क्या ध्यान में रखना है, तो ओव्यूल का जब मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था तो मैंने कहा था कि ओव्यूल के जहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं होता वहाँ उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, उसके जस्ट दूसरे एंड को चेलेजा कहते हैं जहाँ से इंटेगुमेंट बनता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो चेलेजा की तरफ 3 सेल्स बनती है ना, उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो माइक्रोपाइल्स की तरह बनती हैं उन्हें कलेक्टिवली तीनों सेल्स को बोला जाता है एग एपरेटस। लेकिन उनमें से एक साइज में बीच में जो सेल होती है वो हमारी एग सेल होती है और दोनों उसके साइड में जो सेल होती हैं वो उसकी हेल्पर सेल होती हैं। सिनर्जिड सेल्स कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है, जो माइक्रोपाइल के एंड पर होती है। और जो सेंटर पर होता है वो सेंट्रल सेल होती है। उस सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो बाद में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरह वर्क करते हैं। तो धीरे धीरे इस तरीके से प्रॉपर इमेज बन जाती है मैच्योर एम्ब्रियो सैक की, जिसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 1 एग सेल होती हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, 1 सेंट्रल सेल होती है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं जिन्हें फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है, जो हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब की एंट्री के टाइम कि वो सही डायरेक्शन पर एंटर करे, एग सेल तक पहुंचाने की हेल्प करते हैं। एम्ब्रियो सैक वाला ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये मैच्योर कंडीशन में है और इसी वजह से हम इसके लिए एक नाम देते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड टाइप। कोशिकाएं तो 7 हैं लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 8 हैं। और ये एक पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है। पॉलीगोनम का मतलब क्या हो गया कि जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट केवल एक ही मेगास्पोर से होता है तो अपन वहाँ पर बोल देते हैं कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, और जिन प्लांट के अंदर होता है उसे उसकी वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, पॉलीगोनम टाइप। तो पॉलीगोनम टाइप 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, 3 एंटीपोडल, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 1 सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, N+N फ्यूज नहीं होते हैं तो काउंट अलग अलग किए जाते हैं। न्यूक्लियस पिंक कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर एक समरी टाइप में मैंने आपको बता दिया, मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, फिर माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियस बने, फिर माइटोसिस हुआ, 8 न्यूक्लियस बने। फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स बनती है, 1 सेंट्रल सेल बनती है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और हमारी एग एपरेटस के अंदर 1 एग सेल बनती है और 1 सिनर्जिड सेल्स बनती है। तो ये हमारा भ्रूण कोश का डायग्राम हुआ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वापस मैं आपके सामने एक बार दिखाना चाहती हूँ कि फीमेल गैमेटोफाइट
का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक का, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड वाला होता है। कोशिकाएं 7 होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।